डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन मियां तारिक जावेद से मिलने कोपनहेगन में उनके घर पहुंचे। बेटे मियां उस्मान के हमरा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में सियासी कारकुन थे, जलावतनी रोजगार के लिए इख्तियार की या वाकई सियासी मुश्किलात थी? उस दौर में जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर का दौर चल रहा था 90 की दहाई का, तो एक दूसरे के कारकुनों को उठा लिया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। उस वक्त प्रॉब्लम तो थी, लेकिन साथ साथ माशी प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से ये जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। डेनमार्क आए तो खाली हाथ ही होंगे, नई जिंदगी कैसे शुरू की? सच मैं आपको बताऊं तो मुझे डेनमार्क का आने से, पाकिस्तान आने से पहले डेनमार्क के नाम का भी नहीं पता था। मैं नॉर्वे आया था और नॉर्वे से मैंने इंग्लैंड जाना था, तो मैंने एक एजेंट को उस वक़्त हायर किया। उसने मुझसे $500 लिया इंग्लैंड पहुँचाने का। तो वो मुझे सुबह 5 बजे कोपनहेगन की सड़क के ऊपर ये कह के छोड़ गया कि यहाँ इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो वो वहाँ से गायब हो गया और फिर मैं 1994 को उसी सड़क पे उसका खड़ा इंतज़ार करता रहा। तो मुझे पता चला कि मैं डेनमार्क में खड़ा हूँ और अब मैंने यहीं रहना है। डेनमार्क आए तो आपकी जेब में कितने पैसे थे? मेरे पास $1000 था। वो भी मैंने अपने बहनोई से हदार लिया था। एक मोटरसाइकिल थी 17,000 रुपये की, वो एक डॉक्टर मेरा दोस्त था घड़ी शो में, आपको पता है मेरा सारा बचपन उधर ही गुजरा। तो वो 17,000 की मोटरसाइकिल उसको बेच दी, वो टिकट में पैसे डाल दिए और $1000 लेके तो मैं वहाँ से पाकिस्तान से चला था। उसमें से $500 मुझसे वो एजेंट ले गया, कोई तकरीबन $100 मैंने खा लिया और $400 मैंने ये सोच के पाकिस्तान वापस भेज दिया कि अगर ये मेरी जेब में रहे तो मुझे एक जुस्तजू रहेगी कि मैं वापस जा सकता हूँ। तो वो $400 मैंने इसलिए भेज दिया कि मैंने अब वापस नहीं जाना। यहाँ आकर सबसे पहला काम क्या किया? जब कोपनहेगन की सड़क पे सुबह 5 बजे मैं खड़ा था, तो मुझे यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं था। तो एक बुजुर्ग वहाँ से, शरीफ साहब उनका नाम था, वो गुजरे। तो उन्होंने कहा, बेटा आप परेशान हो, आप क्यों खड़े हो? मैंने कहा नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते चलो आओ मेरे साथ नमाज़ पढ़ो चल के। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो मुझे कहते तुमने कुछ खाया है? मैंने कहा जी वाकई मैंने रात का कुछ भी नहीं, सफ़र में थे, क्योंकि नॉर्वे से उस वक़्त शेंगन वीज़ा नहीं होता था। तो एजेंट ने वो गाड़ी की डिक्की में डाल के बॉर्डर क्रॉस कराया। तो वो बड़ी परेशानी की हालत में मैं डेनमार्क में पहुँचा, तो भूखा था। वो मुझे अपने घर वो बुज़ुर्ग ले गए और उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। उसने कहा बेटा सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने उन्हें कहा जी मैं तो इंग्लैंड के लिए आया था। मैंने उनको फिर सच बता दिया कि मैं इंग्लैंड जाने के लिए आया था, लेकिन मुझे वो धोखा करके मुझसे पैसे ले गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरह करो कि यहाँ पे झील सेंटर है जहाँ पे सियासी पनाह अप्लाई होती है, तो तुम वहाँ पे चले जाओ। उन्होंने मुझे टिकट लेके दी ट्रेन की और उस ट्रेन पे बैठा दिया। वहाँ पे मैं चला गया। वो एक जंगल था काफ़ी दूर, कोपनहेगन से कोई 1 घंटे की ट्रेन का सफ़र था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, दरवाजे बंद। तो मैंने वो बेल, मुझे उन्होंने बता दिया था कि बेल देना, वो पहले तुम्हें कहेंगे कि वापस भाग जाओ यहाँ से। तो वही हुआ, मैंने बेल दी तो वो पुलिस वाला कहता है गो बैक। मैं वहाँ खड़ा रहा। उसने फिर मुझे कहा गुस्से से गो बैक। मैं फिर वहाँ खड़ा रहा। फिर वो गुस्से से बाहर आया, कहता कम इनसाइड। फिर वो मुझे अंदर ले गया। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। तादेर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, उसे छोड़कर तहरीके इंसाफ में क्यों आ गए? पीपल्स पार्टी के साथ एक नज़रियाती लगाव था, मोहब्बत थी भट्टो ख़ानदान के साथ और बेनज़ीर मेरी कायद थी। तो 2007 की बात है जब डेनमार्क में बेनज़ीर भट्टो को यहाँ पे हमने बुलाया, तो उनके साथ मुझे बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला। तो मैं उनके साथ ही जब उनका पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना तो उन्होंने मुझ पे शफ़क़त फरमाई और मुझे भी उसी फ़्लाइट में वो पाकिस्तान साथ लेके गई जिसमें वो ख़ुद गई थी 18 अक्टूबर 2007 को। लेकिन बदकिस्मती से
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मौका ना मिल सका और उनकी शहादत हो गई। जब मोहतरमा की शहादत हुई तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया, और उस दिन जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो मैं दहाड़े मार मार के रोया था, और उस दिन पूरा पाकिस्तान रोया था। तो शहादत होने के बाद पीपल्स पार्टी पे जरदारी ख़ानदान का कब्ज़ा हो गया। फिर दोबारा अपना बिस्तरा गोल करके वापस इसी मुल्क में आना पड़ा, और तकरीबन 1 साल के बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ज्वाइन किया। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों में रहे, इनमें फ़र्क क्या है? पीपल्स पार्टी जो है वो आम, हम समझते हैं वो हमारे घर की आम इंसान की पार्टी है। पीटीआई में एक ही फेस जो नज़र आता है, जो इमरान खान साहब की शख्सियत है, ईमानदारी, ऑनेस्टी उनके क्रेडिट पे है। बहुत सारी उनको सियासत नहीं करनी आती, बहुत सारी लोग उन पे तनकीद करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन सबसे जो हैवी चीज़ उनकी ये सारी गलतियों को छुपा लेती है, वो उनकी ऑनेस्टी और ईमानदारी है। जब मैं खान साहब को लंदन में जाके मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने 27 साल पीपल्स पार्टी को दिए हैं, तो अब अगर तुम्हारी जो बाकी ज़िंदगी है वो पाकिस्तान को दे दो, तो तुम फिर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, तो तुम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकोगे। तो हमने उनके पीछे जो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और आज तक जो है ना उनके साथ काम कर रहे हैं। और पीटीआई को यूरोप में मुनज़्ज़म करने में मेरा काफ़ी किरदार है, जिसको खान साहब बहुत सराहते भी। बजाय नमल कॉलेज और शौकत खानम हस्पताल के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नमल कॉलेज और शौकत खानम ये भी खान साहब के बनाए हुए अदारे हैं। इन्हीं अदारों को देखते हुए हमने इस पार्टी में शमूलियत की थी, और इंसानियत के लिए कुछ करने के लिए जो ना हमें एक रास्ते की ज़रूरत थी। इस वजह से फिर मैंने जो ना फंड रेजिंग के प्रोग्राम यूरोप में, अभी रिसेंटली हमने खान साहब की सिस्टर को मैंने बुलाया हुआ था डेनमार्क में और नॉर्वे में। यहाँ हमने माशाल्लाह अच्छे खासे यहाँ से पैसे उनको इकट्ठे करके दिए नमल कॉलेज के लिए, क्योंकि वो नमल कॉलेज को नमल नॉलेज सिटी बनाने जा रहे हैं। यूरोप हो या पाकिस्तान, हर जगह पीटीआई में इंतशार और धड़ेबंदी नज़र आती है, इसका हल क्या है? टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि पीटीआई पहले 2011 से पहले एक छोटी पार्टी थी, और खान साहब हमें ख़ुद बताते हैं कि मैं टिकटें लोगों को देने के लिए लोगों को ढूंढता था, तो लोग मुझसे टिकट नहीं लेते थे पार्टी की। तो ये 30 नवंबर 2011 के बाद एक बड़ी पार्टी की शक्ल में लाहौर के जलसे के बाद जब वजूद में आई, तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो इसमें जोक दर जोक शामिल हुए, तो बहुत सारे, क्योंकि हम जो मंजे हुए सियासी वर्कर थे दूसरी पार्टियों के, हमें अपनी स्पेस बनाने के लिए कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ा, जिसकी वजह से ग्रुप बंदियां पार्टी के अंदर बड़ी ज़्यादा हो गई। जितनी बड़ी पार्टी उसकी वो उतनी ज़्यादा ग्रुप बंदियां होगी, और खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन ग्रुप बंदी को ख़त्म किया जाए और पार्टी एक जमात होकर इलेक्शन लड़े। और मैं आपको ये भी बता दूं, खान साहब भी यही कहते हैं कि पीटीआई को कोई पार्टी नहीं हरा सकती, पीटीआई को पीटीआई के लोग ही हराते हैं पिछले इलेक्शन में भी। नाश्ते में फ्रूट आमलेट और पराठा रोल से तवाज़ो की गई। नाश्ते में मियां मुनीर समेत अहम पाकिस्तानी शख्सियात मौजूद थी। शादी कब और कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी, और मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ पे मंगनी हुई थी, और शादी हमारी जो है वो सिंगापुर में हुई थी। वो क्यों जी? पाकिस्तान मैं नहीं जा सकता था, इस वजह से मैं सिंगापुर, पहले मैंने ईरान का पता किया, दुबई का पता किया, हालांकि वो हमारे मुसलमान मुल्क थे, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ आप शादी नहीं कर सकते। तो फिर मैं सिंगापुर चला गया,
तो बड़ा लंबा 17 घंटे की फ़्लाइट थी यहाँ से कोपेनहेगन से। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, उधर से मैंने अपनी सारी फैमिली और मेरी वाइफ और इसके भाई वहाँ पे हमने जाके होटल वगैरह बुक किए। अगले दिन जब हम वहाँ पे शादी की डेट लेने के लिए गए तो उन्होंने भी हमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। तो मैंने सर पकड़ लिया। बड़े ज़हन में आया कि क्योंकि मैं डेनमार्क में रहता हूँ और डैनिश जो एम्बेसडर है उससे बात की जाए। तो मैंने पता किया डैनिश एम्बेसी का है, वहाँ मैं उनके पास डैनिश एम्बेसी में चला गया। तो एम्बेसडर साहब ने मुझे वेलकम किया, अंदर बुला के बिठाया। उन्होंने देखा परेशान है। मैंने उनको बताया कि जिस तरह मैं डेनमार्क से आया और मैं वहाँ का शहरी हूँ। उस वक्त शादी पर कितने पैसे खर्च हो गए थे? ये मेरा ख्याल कोई 16-17 लाख रुपया उस वक्त मेरा खर्चा है। उस 98 में आया था। सिंगापुर में आपकी शादी का गवाह कौन बना? डैनिश एम्बेसडर। वो क्यों? इसलिए कि वो उन्होंने इजाज़त भी उन्होंने लेके दी थी शादी की, और पाकिस्तान से जब वीज़ा मेरी वाइफ लेने के लिए गई है तो उसको भी उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस शादी का मैं गवाह हूँ, लिहाजा ये शादी जेन्युइन हुई है, इनको फ़ौरन, और मेरी वाइफ को सबसे जल्दी वीज़ा, मतलब 1 महीने के प्रोसेस में वीज़ा मिल गया था। खावंद में बुराइयां और अच्छाइयां बीवी से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। इनकी खूबी क्या है और बुराई क्या है? इनके मुझे ऑल इन ऑल घर में मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है इन्होंने। बच्चों के मामले में बच्चों की कोई भी हो, ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। उनकी एजुकेशन हो, घर का कोई मामला हो, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते वो। तो ट्रस्ट है इनको मुझ पे इस मामले में, और इंटरफेयर भी इस वजह से ही नहीं करते कि आज तक मैंने इनके इस ट्रस्ट को कभी लेट डाउन होने ही नहीं दिया। तो पूरी बात ये है कि टाइम कम स्पेंड करते हैं घर में। ये मैं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए। घर का खर्च कौन चलाता है? टोटली मुझे फ्री हैंड में दिया हुआ है। लड़ते तो होंगे, वजह क्या बनती है? मुझे नहीं लगता कि कोई खास इशू हो इस मामले में। वैसे मैं नहीं लड़ता। लड़ाई हमेशा इधर से शुरू होती है। उसकी भी बेसिक वजह यही है कि मेरी गलती होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है। मुझे बिज़नेस के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है, तो बच्चों का जो टाइम है वो मैं इग्नोर करता हूँ। इस वजह से फिर ये कई दफ़ा फेड अप हो गए तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। सुलह कौन करता है? मोस्टली यही मुझे मनाते हैं। मोस्टली मैं ही जाता हूँ क्योंकि मेरी गलती होती है। क्या किया जाए। दिल्ली की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जब भी वो इधर आते हैं हम बहुत इंजॉय करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी उनके पास थोड़ा सा टाइम निकलता है तब वो हमें नॉर्वे या जर्मनी ले जाते हैं। उधर हम बहुत इंजॉय करते हैं। और जो इतनी अच्छी बात नहीं है वो इधर नहीं होते, फिर बहुत देर बाहर रहते हैं। और कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पे, लेकिन फिर जल्दी हम वो आके मुझे मना लेते हैं। मामा अच्छी हैं या बाबा अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे दोनों। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बट मुझे ज़्यादा पसंद मामा है, क्योंकि मैं मामा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं, और डैडी यहाँ पे होते नहीं है इतना। जब होते हैं फिर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं मेरे साथ। वो अपना प्रोग्राम देखते हैं और हम अपना देखते हैं। ये कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? यही पॉलिटिकल तबसरे, और आपको भी देखते हैं। और आप क्या देखते हैं? हम ज़रा स्पोर्ट्स देखते हैं और ड्रामे। वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फोन करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। रॉसकेले में उनका अपना स्टोर है। तो ये बता ही दें कि आप कितने दौलतमंद हैं और यूरोप के किन किन ममालिक में आपका क्या क्या कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की है। इस वक्त मैं फूड का काम भी कर रहा हूँ। स्पेन में मेरे 4 रेस्टोरेंट हैं
वो चला रहा हूँ, और लंदन में एक रेस्टोरेंट है, वो मैंने एक सैम्स की फ्रेंचाइज वहाँ पे ली है, तो वो रन कर रहा हूँ। और यहाँ डेनमार्क में इस तरह की मैं 3 शॉप्स जो है ना वो रन कर रहा हूँ। औसतन माहाना आमदनी कितनी है? कोई 30-40 लाख रुपया मंथली इनकम बन जाती है सारा टोटली। सारे पैसे बचा लेते हैं या कुछ खर्च भी करते हैं? इन मुल्कों में बच नहीं सकते, टैक्स वाले आपको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बचा के पाकिस्तान अपने बहन भाइयों की खिदमत भी करते हैं और पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ सरमायाकारी कर रखी है? पाकिस्तान में मैंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि वही एक सेफ जगह है। बाकी तो पाकिस्तान में हमें जहाँ भी काम करने जाएं तो बहुत मुश्किलात का सामना है। या दुबई में प्रॉपर्टी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, फ्लैट्स में। कोपेनहेगन में नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के हवाले से मीटिंग की। पाकिस्तानी डिशेस चने, पालक और साग से तवाज़ो की गई। सेल्फियां और फोटो सेशन बनाने का यहाँ भी रिवाज आम है। फ्लाइंग क्लब आए। हेलीकॉप्टर के जरिए फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस स्टीम कोस कंट्री साइड पर वाक़या है। कोपेनहेगन से इतने मील दूर हेलीकॉप्टर पर इस हार्स सेंटर में आने का मकसद क्या है? मैं असल में सुहेल भाई आपको ये दिखाना चाहता था कि डेनमार्क पोल्ट्री फार्म में इस वक्त पूरी दुनिया में डेयरी के काम में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। हमारा डेयरी का जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये साइंसी बुनियादों पे जिस तरह हम यहाँ पे डेयरी को ये हॉर्सेस को तैयार करते हैं, जिस तरह हम मुर्गियों को तैयार करते हैं, जिस तरह बड़े बड़े फार्म हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस तरीके को पाकिस्तान में ले जाना चाहता हूँ। और पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी हम वहाँ लेके जाएँ और इस तरीके से अगर हम इसको वहाँ पर डेवलप करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। डेनमार्क के काश्तकार दूध से, घोड़ों की कमाई से और अपने गाय भैंस की कमाई से काफ़ी पैसे कमाते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के काश्तकार ज़बू हाली का शिकार है? उसकी वजह तो बिल्कुल आपके सामने ही है कि पाकिस्तान में हुकूमत की जो कीमतें जो वो मुकर्रर करते हैं किसान के लिए, वही उसको वो सही तरीके से पे नहीं करते। यहाँ पे डेनमार्क में हमारी इंश्योर्ड है हर चीज़। अगर खुदा न खास्ता हमारी फसलें ख़राब हो जाएं, हमारे जानवर मर जाएं
या कोई ऐसी वबा बीमारी आ जाए तो हमारी एक एक मुर्गी, एक एक घोड़ा, एक एक गाय वो इंश्योर्ड है, उसके पैसे हमें हुकूमत की तरफ से मिलते हैं। अगर पाकिस्तान में भी हमें इस तरह की सहूलतें मिलें और वहाँ हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिज़नेस करने से रोका ना जाए, रुकावटें ना खड़ी की जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान को एक नई सिमत की तरफ लेके जा सकते हैं। जो मर्जी आप काश्त करें, फॉर एग्जांपल आप सरसों करते हैं या गंदम करते हैं, अगर आपका कोई भी नुकसान हो तो गवर्नमेंट आपकी फुली सपोर्ट करती है। टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट 41% है, लेकिन अगर आप को नुकसान है किसी भी तरह का तो वो आपकी हेल्प करते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो जो ज़मींदार है उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट का जो रेट है 1300 रुपये है गंदम का, लेकिन उनको मिलता 1100 है, 1050 रुपये, ऐसे मुख्तलिफ। और गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अगर किसी चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है वो इतनी ऊपर ले जाते हैं और ज़मींदारों को बिल्कुल उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। स्पीड बोट में बैठकर समुद्र की सैर की। मैंने दिन रात करके यहाँ पे मैंने मेहनत की है और अपने आप को स्टैब्लिश किया, और अब उसके बाद ये जितनी भी सहूलियात हैं, शिप है, हेलीकॉप्टर है, ज़िंदगी है, उसको उस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 3Ws बहुत ख़तरनाक है यूरोप में, वेदर, वुमेन, वर्किंग एनी टाइम गोन्स। तो मैं इन तीनों चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा अपने काम पे बिलीव करता हूँ। वो कौन है जिसे इश्क ना हुआ हो? नौजवानी में आपने भी तो कई इश्क किए होंगे। इश्क बुखार की तरह है, तो जो जवानी में हर 6 महीने के बाद चढ़ जाता था, तो उसके बाद वो 6 महीने के बाद उतर जाता था। तो अब जब हम ये सोचते हैं कि कौन सा इश्क सही था, तो मुझे तो लग रहा है कि जो शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी बीवी के साथ इश्क हो गया, और ये मेरा इश्क जो है ना वो चल रहा है। निस्वानी हुस्न में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? बाल, नाक, आँख, होंठ? मैं तकरीबन सारा यूरोप फिरा हूँ, मिडल ईस्ट भी सारा फिरा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्ट किया है, खूबसूरत लगा, तो वो अपनी पाकिस्तानी लड़की हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। क्या उनमें क्या चीज़ होती है? उनमें सब कुछ है। उनमें पर्दा भी है, हया भी है, खूबसूरती भी है, अदा भी है। ये तो देखने वाली नज़र चाहिए कि आप किस नज़र से देख रहे हैं। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे ख़ास तौर पे ख़वातीन का पर्दे में रहना ज़्यादा पसंद है। शेर व शायरी से लगाओ। बैठे बैठे कोई टूटे फूटे शेर अगर कोई बन जाए तो बना लेते हैं। अच्छा, तो आप खुद शायरी भी कर लेते हैं? करता तो नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसे ही हो जाता है। कभी ये शायद मैं भी शायर बन सकता हूँ, जैसे हर बंदा समझता है मैं गुलकार बन सकता हूँ। बाथरूम सिंगर तो आप बहुत अच्छे होंगे। जी, अपने बाथरूम में तो मैं सबसे बेस्ट गुलकार हूँ। गुलकार हूँ जी हाँ। तो कौन सा गाना? अंजुमन का बड़ा मशहूर गाना था, दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल बात था। तो ये मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। तो मेरा बेटा, क्योंकि उसको पंजाबी नहीं आती, इतनी उर्दू नहीं आती, तो वो हमेशा कहता डैडी के अंदर जो है ना वो पाकिस्तानी जिन आ गया।
पाकिस्तान अवामी तहरीक डेनमार्क की जानिब से मुनक्कद की गई सियासी तकरीब में शिरकत की। जो अपना निज़ाम बना के बैठे होते हैं, जो भी उनका निज़ाम हो, उस निज़ाम को बदलना वो अपनी मौत तस्वुर करते हैं। आपकी आल के आपकी आल के दर का सग हूँ, साइल हूँ पुराना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। साहिल समुंदर के साथ लाइव बारबेक्यू का इंतजाम था। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन से बहुत सख्त मोहब्बत करते हैं, मगर जोशीले भी बहुत हैं। आखिर इतने सख्त रद्द अमल का इजहार क्यों करते हैं? जब भी पाकिस्तान में कोई जल्जला मिसाल के तौर पे आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, क्यों या पाकिस्तानियों को कभी हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तकलीफ हमें उस वक्त होती है जब हम वहाँ पे करप्ट सियासतदानों को देखते हैं कि वो हमसे तो ये उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि हम अपनी कमाई वहाँ जाके इन्वेस्ट करें, लेकिन वो अपनी कमाइयाँ लाके यहाँ वो ऑफशोर कंपनियों में लगा देते हैं। स्विट्ज़रलैंड में लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, और हम इस वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। इस वजह से उनका रद्द अमल जो है ना वो सख्त होता है। चौधरी सरवर को गवर्नरी मिलने के बाद कई यूरोपियन पाकिस्तानी बड़ा ओहदा हासिल करने या सियासत में हिस्सा लेने के लिए वतन वापस जाना चाहते हैं। क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है? हर सियासी वर्कर की ख्वाहिश तो यही होती है ना कि वो पाकिस्तान की सियासत में अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सके। तो हम भी पाकिस्तानी हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ूं, और जो पाकिस्तान भी इरादा है? बिल्कुल इरादा है, और इसीलिए मैंने जब पीटीए को ज्वाइन किया था तो मैंने खान साहब को बिल्कुल अपना वाज़ेह तौर पर उनको मैंने बता दिया था कि मैंने पाकिस्तान में सियासत करनी है और मैंने पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ना है। उसकी भी एक ख़ास वजह है क्योंकि पिछले 22 सालों से मैंने जो कुछ यूरोप में देखा है, जो कुछ यहाँ से अडॉप्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने यहाँ के तजर्बात वहाँ के लोगों से बेहतर तौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो डिलीवर कर सकते हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं जो फेसबुक पर हर वक्त मुतहर्रिक नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई दफ्तर बना रखा है जो आपकी सरगर्मियों को लोड करता रहता है? फेसबुक तो अभी आया, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो 1986 से सियासी वर्कर हूँ, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो उस वक्त से अब मेरी एक्टिविटीज़ अब लोगों को नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो हमें बताना पड़ता था, अखबार में न्यूज़ भेजनी पड़ती थी, अब अखबारों में न्यूज़ नहीं भेजती, अब हम फेसबुक पे जो एक्टिव नज़र आते हैं। और मेरा रोल भी यही है क्योंकि मेरे पास पूरा पीपल्स पार्टी में था तो पूरे यूरोप की जिम्मेदारी थी, पीटीआई में हूँ तो पूरे यूरोप की जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है और इसलिए मैं आपको दोस्तों को एक्टिव नज़र आता हूँ। नहीं, पाकिस्तान में कोई दफ्तर बना रखा है? पाकिस्तान में क्योंकि मैं बाखबर रहता हूँ पाकिस्तान की सियासत से, हर रोज़ मैं उठ के जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं ख़बरनामा देखता हूँ और पाकिस्तान की सियासत में मैं एक्टिव हूँ। उस वजह से मैंने एक अपना ऑफिस गड़ी शो में भी बना रखा है, और वहाँ से गड़ी शो लाहौर में लामा इकबाल रोड पे मैंने ऑफिस बना रखा है। वहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फिर मौजूदा हालात के ऊपर वहाँ पे वो प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, और जिसको वहाँ के मकामी अखबारात में और प्लस फिर मैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता हूँ। अक्सर तो आप सफ़र में होते हैं, पीछे से आपका कारोबार कौन चलाता है? ये सियासत की वजह से मेरा बिजनेस भी सफ़र कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है। उसकी वजह मैनेजमेंट,
मैं शुरू से ही मैनेज अपने बिजनेस को मैंने एक मैनेजमेंट के ज़रिए ड्राइव करने की कोशिश की है और मेरे कुछ पार्टनर मैंने अपने साथ रखे हैं। जब मैं मौजूद नहीं होता तो वो बिज़नेस को देखते हैं और प्लस फिर मेरे फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं वो भी पीछे से बिज़नेस को देखते हैं, तो बिज़नेस चलता रहता है। और उसके अलावा आजकल आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, मेरे मोबाइल के अंदर मेरे सारे बिज़नेस के वीडियो ऑनलाइन लाइव वीडियो चल रहे होते हैं, तो मैं अक्सर जब अपने वर्करों को चेक करना हो तो मैं लाइव उनको चेक करके देख लेता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर अगर वो कोई गलत जवाब दें तो फिर मैं उनको डांट भी लेता हूँ। यूरोप में आबाद पाकिस्तानियों की नई नस्ल ने जहां बहुत तरक्की की है, वहां कुछ फ्रॉड और मुनशियात जैसे कभी जराइम में भी मुलव्वस रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से चंद लोग पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों की स्कैंडिनेविया में ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा क्योंकि मैं पिछले 22 साल से स्कैंडिनेविया में हूँ, हमें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से यहाँ पे देखा जाता है। हमने अपनी मेहनत से ये सारे अपने बिजनेस बिल्ड किए हैं, लेकिन चंद लोग जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, छोटे छोटे फ्रॉड करके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। तो ये चीज़ें तो सुहेल साहब पाकिस्तान के अंदर भी हैं, हमारे अपने माशरे में भी तो कत्ल गारत और डकैती रोज़मर्रा का काम है। जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत जब हम यूरोप में देखते हो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद नहीं है, चंद लोग हैं लेकिन वो जल्दी बेनकाब हो जाते हैं।